भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, यही देखना है और इसमें कुछ भी हमें देखना नहीं होता है। मेनली आपको यही देखना होगा कि जो संविधान है, तो हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि हमें फेडरल की तरफ दिखाती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि हमें यूनिटरी की तरफ दिखाती हैं, एकात्मक व्यवस्था की तरफ। यही दो चीज़ें हमें देखनी है इसमें। और थोड़ा सा हमें ये देख लेना है कि आखिर में भारत अलग तरह की संघीय व्यवस्था के लिए क्यों गया, ये हमें इसमें देखना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने, और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा तो इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसमें, और फिर आगे बहुत सारी टॉपिक आएंगी तो वो भी हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो बहुत ब्रॉड मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी, जितनी स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, संघ राज्य संबंध, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप इसको देख लेते हैं पूरी तरह से लेक्चर को, तो टोटल क्वेश्चन आपसे बने। तो पहले हम देख लेंगे जो हमारे संघात्मक वाले लक्षण हैं, जो फेडरल सिस्टम वाले जितने भी प्रोविज़न है उसको मैं आपको बता दूंगा। फिर हम देख लेंगे उसमें एकात्मक व्यवस्था वाले जितने भी हमारे प्रोविज़न है वो मैं आपको बता दूंगा, और इसी में हम कंपेयर भी कर लेंगे। वो कंपेयर मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि क्या क्या कंपेयर हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला इसमें जो प्रोविज़न है, ये संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला आपको पता ही है और मैं आपको कितनी बार भी बता चुका हूँ कि जो हमारा संविधान है ये सबसे ऊपर है। संविधान के तहत ही जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट बनती है, कैबिनेट, वो भी संविधान के तहत ही बनती है। और जो लेजिस्लेचर है, चाहे लेजिस्लेचर जो भी कानून बना दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, तो उनको काम भी करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही करना है। वो अपने अनुसार कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल को भी देखा जाता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को मैच करा के फिर जो फैसला होती है वो सुप्रीम कोर्ट देती है। और संघीय व्यवस्था में जैसा कि मैंने बताया कि संविधान सर्वोच्च होनी चाहिए, और संविधान सर्वोच्च होगी तो उसमें फिर डिवीजन ऑफ पावर भी होता है। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं, तो इस वजह से हमारे ये जो प्रोविज़न है ये मैच करता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है ये संघीय व्यवस्था को मानता है। तो इसमें ये आप समझ सकते हैं। और दूसरा इसमें है कि लिखित संविधान है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा कि फ्रांस का है तो वो लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि फेडरल सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये फिर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन लिखित संविधान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। लिखित संविधान बिना लिखित संविधान के आप डिवीजन ऑफ पावर लाएंगे कैसे? जो संघ सूची है, समावर्ती सूची है, आप कल कुछ लिख के जो पार्लियामेंट है वो ऐड कर दे लिखित संविधान में, क्योंकि वो इवॉल्व होते आता है और फिर उसमें ऐड कर दिया जाता है कोई भी चीज़ें पार्लियामेंट द्वारा लिख के। तो लिखित संविधान होना चाहिए और एक बार में लिखित होना चाहिए। एक बार में लिख के अपने डिवीजन ऑफ पावर कर दिया और उसमें बार बार संशोधन भी नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो फिर यहाँ पे संघीय व्यवस्था होती है। तो जो हमारा संविधान है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है ये लिखित संविधान है, और ये मैं आपको बता दिया हूँ ऊपर। और इसमें तीसरी बात है कि कठोर एवं लचीला संविधान होना चाहिए। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि फिर संशोधन ही ना हो, संशोधन ना हो, अगर राज्य में कुछ ज़रूरत पड़े तो कुछ संशोधन ही ना हो, बिल्कुल डिवीजन ऑफ पावर आपने कर दिया तो कर दिया, ऐसा बिल्कुल लकीर नहीं खींचना है इसमें। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका का संविधान है तो वहाँ पे संशोधन बहुत ही मुश्किल है, और अभी तक अमेंडमेंट आप देखेंगे तो लगभग 27 अमेंडमेंट हुए हैं वहाँ पे। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि जबकि हमारे से वो लगभग 300 साल पहले का संविधान है, और उसके बाद आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो लगभग आप देखेंगे 75 सालों में 130 बार से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। हमारा जल्दी संविधान संशोधन भी नहीं होता है, और फिर रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ प्रोविज़न जो हमारे लॉ वाले हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ईजी वे में लॉ बना दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश से मैच करेगा। ब्रिटिश यहाँ पे तुरंत जल्दी बहुत ही ईजी प्रोसेस है लॉ बनाने का, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बहुत ही मुश्किल से अमेंड कर सकते हैं, लेकिन लॉ वगैरह जो है वो ईजी वे में बना सकते हैं। तो दोनों का हमने मिक्स चीज़ों को अपनाया है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों चीज़ें हमने अपनाया है। तो ये भी जो हमारे हैं ये फेडरल सिस्टम के तरफ झुकाव को दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट होना चाहिए, और ये नहीं है कि बिल्कुल इजी वे में ही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आप कभी भी पावर स्टेट का कम कर सकते हैं, कभी भी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे स्टेट का पावर कम और ज़्यादा करने का है, तो वो जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है तो वो बहुत ही टफ है, समझिए बहुत मुश्किल है वो अमेंड करना। उसमें आपको एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, उसके बाद आपको फिर से
जितने भी आधे हमारे स्टेट हैं उनसे भी आपको अनुमति लेने की ज़रूरत है, जो कि वो अपने विधानसभा से पास करते हैं। तो वो इतना जल्दी पास हो नहीं पाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये कठोर है और बहुत जो सिंपल मेजोरिटी वाले हैं वो बहुत ईजी वे में हो जाता है। वो मैं आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आएंगी ये सब चीज़ें। और शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो डिवीजन ऑफ पावर जैसा कि संघ सूची है, राज्य सूची है, तो ये भी हमारे चीज़ें हैं। तो संघ सूची और राज्य सूची दोनों का डिवीजन है बिल्कुल। जितने भी एरिया हैं जहाँ पे लॉ जो बना सकता है और कौन से एरिया में कौन अपने पावर का परफॉर्म कर सकता है, ये चीज़ें बिल्कुल डिवीजन की गई हैं। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन भी है हमारे यहाँ पे। तो ये भी चीज़ें हमारे यहाँ पे मैच करती है हमारी संघीय व्यवस्था के तरफ ले जाने के तरफ। और दूसरा है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होता है। मतलब जो जुडिशरी होती है ये सबसे पावरफुल है। तो ये आपको पता ही है कि जो जुडिशरी है हमारी कितनी पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है जुडिशरी। लेकिन आप समझिए जुडिशरी जो पावरफुल है और जो इंडिपेंडेंट है वो समझिए बस आपको हाई कोर्ट तक ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप जितने भी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे तो वो बहुत ही वहाँ पे धांधली देखने को आपको मिलता है वहाँ पे। वो मैं आपको जुडिशरी के प्रॉब्लम में आपको बताऊंगा वहाँ पे कि क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो न्यायपालिका सर्वोच्च है और न्यायपालिका जो भी आप कानून बनाइए तो पहले तो वो नहीं बोल सकती जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाने के बाद आप देखिएगा कि वो न्यायपालिका में अगर चैलेंज हो गई तो फिर वहाँ पे न्यायपालिका चेक करती है कि ये संविधान के तहत बना है कि नहीं और कहीं ये स्टेट के पावर को तो कम नहीं कर रहा है, चाहे जो फेडरल सिस्टम है उसके पावर फिर उसका तो हनन नहीं कर रहा है, चाहे जो सेकुलर सिस्टम है रिपब्लिक, ये सब चीज़ें वो देखता है वहाँ पे। अगर इस सब का हनन नहीं होगा तभी जाके आपका वो लॉ मान्य होगा, नहीं तो वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको कर दिया जाता है। तो ये आपको समझनी पड़ेगी। तो जुडिशरी बहुत ही पावरफुल है हमारे देश में। और अगला है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है, बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर होती है। तो राज्यसभा लोकसभा आप देख लेंगे, लोकसभा पूरे कंट्री का प्रतिनिधित्व करती है और जो राज्यसभा होती है तो वहाँ पे सारे स्टेट से मेंबर चुन के जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझिए अपना भेजती है वहाँ पे, अपना प्रतिनिधित्व करती है स्टेट गवर्नमेंट, उनको भेज। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम राज्यसभा लोकसभा के बारे में देखेंगे, राज्यसभा की इंपॉर्टेंस, फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा, नॉन फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा, ये सब चीज़ें वहाँ पे आएंगी। मतलब संघीय व्यवस्था के क्या प्रोविजन है राज्यसभा से, एकात्मक व्यवस्था का कैसा प्रोविजन करता है राज्यसभा, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है। तो बस आपको इसको देखना है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और जो भारत का संघीय व्यवस्था है इसमें दो प्रकार की सरकारें तो हैं ही, कानून तथा अधिकारों का भी सह अस्तित्व है, दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो इसको दोनों का को एग्जिस्टेंस है, तो आप समझ सकते हैं मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। जो केंद्र के अधिकारी होते हैं वो राज्य में काम करते हैं, राज्य के अधिकारी केंद्र सरकार, मतलब कहीं भी हमारे किसी स्टेट में काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपने देख लिया कि इतने प्रोविजन है जो कि हमें दिखाते हैं कि हम फेडरल हैं। लेकिन अब बहुत सारे प्रोविजन ये भी हैं कि हमें नॉन फेडरल दिखाते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम कंपेयर करेंगे। और किससे कंपेयर करना होगा फिर, क्योंकि ट्रू जो फेडरल सिस्टम अमेरिका अपनाता है तो उससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहीं पे अब जो एकात्मक के लक्षण है हमारे, और यहीं पे हम अपने विषय को देखेंगे और फिर अमेरिका से हम कंपेयर भी यहाँ पे करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ केंद्र राज्य की शक्तियों में एंटर करता है वहाँ पे हमें मानना होगा कि ये फिर एकात्मक के तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है कहाँ कहाँ पे राज्य को प्रभावित करता है, कहाँ कहाँ पे उनके शक्तियों पे लगाम लगाता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे एकात्मक व्यवस्था में। तो पहला है कि इसमें केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण है। तो जैसा कि आप राज्य सूची देखेंगे और संघ सूची, और फिर समावर्ती सूची होती है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रेजुडिटरी लिस्ट होती है। रेजुडिटरी लिस्ट मतलब समझिए कि वो फ्यूचर में कोई चीज़ें आ सकती है, जैसे साइबर क्राइम हो गया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा तो साइबर क्राइम के बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें, जैसे एलियन आ गया तो अब एलियन पे लॉ कौन बनाएगा, तो ये चीज़ें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो 4 चीज़ें हैं इसमें। तो पहला नंबर है संघ सूची, राज्य सूची। तो संघ सूची में आप देखेंगे कि ज़्यादातर विषय संघ सूची में दिए गए हैं। तो संघ सूची में तो पहले आप देखेंगे 97 विषय थे, लेकिन अभी 98 विषय हैं। और राज्य सूची में आप देखेंगे कि पहले 66 विषय थे, लेकिन 62 विषय कर दिए गए हैं। तो राज्य सूची में विषय कम ही हुए हैं जिसपे राज्य कानून बना सकती है। तो संघ सूची में आप देखेंगे ज़्यादातर कानून दिए गए हैं। तो ये भी एकात्मक की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि दोनों के पास सेम पावर होनी चाहिए थे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि संघ को ज़्यादा पावर दिया गया, 98 विषय पे संघ कानून बना सकते हैं। और जो भी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल चीज़ें हैं वहाँ पे संघ कानून बनाती है, जैसे आर्मी हो गया, बैंकिंग व्यवस्था हो गई, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें जितने भी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बना सकती हैं और कानून वगैरह इनको दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे एक तो आपको पावरफुल चीज़ें भी वहाँ पे दी गई है उसे, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको कम विषय भी दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये है। और सामावर्ती सूची है तो इसमें पहले तो 47 विषय थे लेकिन अब इसमें 52 विषय दिए गए हैं। और सामावर्ती सूची में ये भी आप समझ लीजिए, जो सामावर्ती सूची है तो अगर दोनों लोग कानून बना सकते हैं सामावर्ती सूची पे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से मैच करता है, बना दिया, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून लागू होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि केंद्र के पक्ष में शक्तियाँ जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये एकात्मक की तरफ हमें दिखाती है। और संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक ही संविधान है दोनों के लिए, तो इस वजह से भी हमारा जो संविधान है ये बहुत बड़ा संविधान हो जाता है। तो अमेरिका का आप देखेंगे तो वहाँ पे जो 50 स्टेट हैं तो सबका अलग अलग संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, दोनों के लिए सेम ही संविधान है यहाँ पे। और इसी वजह से हमारे जो संविधान का साइज़ है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है हमारा, तो ये संविधान का साइज़ इस वजह से इंक्रीज हो जाता है क्योंकि दोनों का प्रोविज़न हमने एक ही संविधान में लिखा है, स्टेट का भी और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी। और एकहरी नागरिकता है यहाँ पे, सिंगल सिटीजन है, ये भी आपको एकात्मक का ही लक्षण है, जो एकात्मक का फीचर है। तो अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप मिलती है, एक तो आप जो राज्य हैं वहाँ के भी सिटीजन हैं और अमेरिका जो यूएसए है वहाँ के भी सिटीजन है। तो कैलिफोर्निया के भी आप सिटीजन हो सकते हैं और यूएस के भी, दोनों आप सिटीजन होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। और हमने जो ये सिस्टम अपनाया है सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पे बस जो हमारे देश के नागरिक हैं वो बस इंडियन सिटीजन हैं, कोई भी स्टेट का सिटीजन हमारे यहाँ पे नहीं लगता है। और ये हमने ब्रिटिश से लिया है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप अच्छा भी होता है क्योंकि यहाँ से एक देश की भावना आती है, वहाँ पे स्टेट मतलब अलग होने का नहीं सोच सकते, पब्लिक लोग जो होते हैं वो देश के प्रति फीलिंग जगती है, स्टेट के प्रति नहीं, ये होता है। और अगला है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसी का सब ब्रांच आप देखेंगे कि हाई कोर्ट है जो कि स्टेट में काम करता है, फिर उसका ही ब्रांच आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। तो हमारा जो न्यायपालिका है ये एकीकृत है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका में जो न्यायपालिका होती है तो वो स्टेट का अलग न्यायपालिका है। तो जो जैसा कि आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे जो स्टेट का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ही मानिए उसको, तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब कि सबसे ऊपर का कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे जो स्टेट में काम करते हैं वो हाई कोर्ट है। तो वहाँ भी हाई कोर्ट है, समझिए जो यूनाइटेड स्टेट हैं, तो जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे 50, तो वहाँ पे भी कोर्ट है। और उनके कोर्ट में जैसे कि मृत्यु दंड किसी कोर्ट ने दे दिया वहाँ स्टेट के कोर्ट ने, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो स्टेट का मैटर है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हाई कोर्ट मान लीजिए आपको मृत्यु दंड दे देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो एकीकृत है। वहाँ पे एकीकृत नहीं है, जो फेडरल कोर्ट है वो अलग है और जो स्टेट का कोर्ट अलग है, तो वहाँ पे स्टेट के कोर्ट का अपील फेडरल कोर्ट में नहीं हो सकता है। तो हमारा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि एक संकट काल में हम एकात्मक रूप, मतलब कि यूनिटरी फॉर्म डूइंग इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जो प्रोविजन है आप देखेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन ये भी एकात्मक की तरफ इशारा करती है। जो आप देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी है, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल है, जो कि कभी कभी स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है उसमें। तो प्रेसिडेंट रूल और जो नेशनल इमरजेंसी है, तो ये भी समझिए कि एकात्मक तरफ ही हमें दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों गवर्नमेंट अपने में पावरफुल होती है और कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे तो नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पूरी तरह से पावर चली जाती है। चाहे आप देखेंगे प्रेसिडेंट रूल लगती है स्टेट में आर्टिकल 356 के तहत, तो वहाँ भी पूरी तरह से पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। तो यहाँ पे तो पावर का हनन हुआ, तो ये भी हमारा एकात्मक की तरफ ही दिखाता है संविधान को। और अगला हम देख लेते हैं संसद और राज्यों का। संसद को राज्यों का पुनर्गठन की शक्ति है, तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट। तो अब जो ये पावर आप दिए हैं आर्टिकल आप देखेंगे 3 के तहत चाहे 2 के तहत, तो इसमें जो 3 के तहत आप देखेंगे आर्टिकल जो 3 है, तो इसमें जो पार्लियामेंट है स्टेट का नाम बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, ख़त्म कर सकती है स्टेट को। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल समझिए अब स्टेट के पास ये दिखाता है यहाँ पे कि पावर ही नहीं है, क्योंकि कभी भी स्टेट का नाम भी कुछ भी चेंज कर दिया जा सकता है वहाँ पे। तो 2 लेवल की गवर्नमेंट कैसे हुई। लेकिन आप वहाँ पे जब अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे आप स्टेट का नाम या फिर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टेट अलग एक एंटिटी है, वो वहाँ पे समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, तो ये भी हमारे एकात्मक के तरफ ही लक्षण दिखा रहा है। और यहाँ पे अगला आप देखेंगे कि राज्यसभा में राज्यों का जो है असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अब जो अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे 50 स्टेट हैं और 100 जो वहाँ का काउंसिल ऑफ स्टेट है
तो अमेरिका में जो सीनेट है, तो ऊपरी सदन को सीनेट बोला जाता है। तो सीनेट में जो है ये पूरी तरह से 100 मेंबर होते हैं और 50 स्टेट से चुन के आते हैं 100 मेंबर, और हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं है। आप देखेंगे कि यूपी से ज़्यादा सदस्य आते हैं, 31 सदस्य देखेंगे कि यूपी से आते हैं। किसी किसी स्टेट में आप देखेंगे कि 1 सदस्य आते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये भी फेडरल के तरफ हमारा झुकाव नहीं है, ये यूनिटरी के तरफ है। तो समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन अब ये भी कहा जाता है, समझिए कि समान प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। आपको लैंड का प्रतिनिधित्व थोड़ी ही करना है, ज़मीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि इतना ज़मीन है तो उसको 1-2 सीट मिल जाएगी। हम अपने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यूपी में ज़्यादा जनसंख्या है तो हम ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं संसद में, ऐसा हमने सिस्टम बनाया और ये सिस्टम सही है, ये खराब सिस्टम नहीं है। जितना प्रतिनिधित्व, जितना पब्लिक होना चाहिए उतना जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। किसी भी अमेरिका में आप देखेंगे स्टेट का जनसंख्या कम भी होगा तो उसको 2 प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो स्टेट के नाम पे दिया गया है सीनेट में। और अगला जो हमारा है एकात्मक के तरफ झुकाव, तो ये देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो अब ये समझिए राज्यपाल जो होता है तो ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में। तो जैसा कि प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे होता है वैसा ही हमने बनाया है स्टेट लेवल पे राज्यपाल को। और राज्यपाल ऐसा नहीं है, वो पहले से ही चलता आ रहा है। राज्यपाल से शासन ब्रिटिश भी चलाते थे और फिर हमने उसको कंटिन्यू रखा। और पहले जो सामंत होते थे तो फ्यूडल जो सामंत होते थे वो आप देख सकते हैं वो राज्यपाल जैसा ही काम करते थे। चाहे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में इक़्तेदार होते थे वो भी राज्यपाल जैसा ही काम करते थे। चाहे आप देखेंगे मुगलों ने मनसबदारी व्यवस्था बनाई थी तो ये राज्यपाल जैसे ही होते थे, ये लोग काम करते थे अपने अपने क्षेत्र में। तो ये फिर सेंटर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो भी लॉ अगर मान लीजिए स्टेट असेंबली बनाती है, जो विधानसभा होती है, कोई भी लॉ बनाती है तो फिर उसको ये कंजर्व कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे अनुमति दे या ना दे। तो ये भी तो फिर शक्तियों का हाना नहीं हो रहा है। स्टेट को कहाँ पावर है यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं। बिना राज्यपाल के अनुमति के कोई भी लॉ नहीं बन सकता। और फिर वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कंजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए। चाहे राज्यपाल के तहत देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को परेशान भी किया जाता है, जो कि फेडरल सिस्टम में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं। और अगला जो है हमारा जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये संघ की सर्वोच्चता है। तो संविधान जो संशोधन है इसमें तो मोस्ट मेनली आप देखेंगे पावरफुल बॉडी कौन है, तो इसमें संघ ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का ना तो अपना संविधान है ना संविधान संशोधन में कोई उतना पावरफुल है। राज्यसभा में सदस्य जाते हैं लेकिन उतना पावरफुल नहीं है जितना कि यूनियन गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में। वहाँ पे ये लोग अपना मेजोरिटी बना ही लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति ही 12 सदस्यों को नियुक्त करता है तो वहाँ भी मेजोरिटी आ जाती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी होती है तो उनका स्टेट में भी सरकार होती है और स्टेट में भी धीरे धीरे मेजोरिटी बना के स्टेट से भी मेजोरिटी बन जाता है, क्योंकि स्टेट ही तो राज्यसभा में भेजते हैं अपने प्रतिनिधित्व को। तो वहाँ पे जो होता है ये पूरी तरह से झुकाव यूनियन गवर्नमेंट के तहत चला जाता है संशोधन प्रक्रिया में। तो यहाँ पे भी स्टेट की पावर कम है, ये आप देख सकते हैं। और फिर राज्यों की दुर्बलता है, वित्तीय स्थिति में इनकी कमजोर है, तो फाइनेंशियल पावर भी कम है राज्यों की। आप देखेंगे एक तो CAG है जो कि अकाउंटिंग करता है राज्य का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, तो यहाँ पे भी पावर का हनन होता है। और जो मोस्टली आप देखेंगे पैसा तो देखेंगे जितने भी मेनली टैक्स हैं जो कि ज़्यादा पैसा आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड ही क्या है, फंड ज़्यादा है ही नहीं। वो वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है तो वो 5 साल पे फंडों का फिर विभाजन किया जाता है, वहाँ पे पैसा दिया जाता है। तो 2 तरह से पैसा जाता है। आप देखेंगे एक तो नीति आयोग के तहत पैसा जाता है स्टेट को, और दूसरा फिर देखेंगे कि वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो सही से सजेस्ट करके वहाँ पे पैसा बंटवारा किया जाता है। लेकिन जो नीति आयोग के तहत पैसा जाता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट को ज़्यादा पावर है नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पैसा दे या नहीं दे, और वहाँ पे जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है स्टेट में वहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, और जिस पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में नहीं है उसको जो सेंटर में बैठी है वो कम पैसा देती है। तो ये सब चीज़ें चलता है। तो फाइनेंशियल भी इन लोगों की ज़्यादा इंडिपेंडेंस है नहीं स्टेट की। तो ये भी हमारा एकात्मक की तरफ दिखाता है हमारे संविधान को। और आप ये भी देखेंगे जो AIAS अधिकारी होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी, IAS IPS IFS, तो ये लोग देखेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और काम ये करते हैं स्टेट में। तो यहाँ पे भी फिर माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है इसमें दखल दिया जाता है सेंट्रल द्वारा। तो
ऑल इंडिया जो सर्विस के लोग AIS अधिकारी ये लोग हैं, तो ये समझिए डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और बिना इनके मर्जी के डिस्ट्रिक्ट में कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पे भी स्टेट के पावर को कम किया जाता है, तो ये भी एकात्मक की तरफ ही झुका हुआ है। और दूसरा आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन है तो आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करते हैं, वो PM और जो कैबिनेट होता है उसके कहने पे काम करते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है तो उसका 2 काम है, आप देखेंगे कि एक तो राज्य का भी इलेक्शन कराता है और दूसरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराता है और लोकसभा का भी इलेक्शन कराता है। तो यहाँ पे भी माना जाता है कि प्रभावित किया जाता है राज्य का पावर को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहाँ पे राज्य के शक्तियों में दखल दे रहा है। अलग से इलेक्शन कमीशन राज्यों का होता तो ट्रू फेडरल सिस्टम माना जाता है यहाँ पे, लेकिन हमने अपने अनुसार बनाया, वहाँ पे धांधली होने लगा क्या और राज्य फिर एक अपना अलग एंटिटी मानने लगते हैं। राज्य अलग एंटिटी मानने लगते हैं, मतलब हम अलग ही हैं बिल्कुल, हम सभी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत अभी भी मांग होती है और कम मांग होती है, मतलब समझिए। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम दे दे तो और मांग करने लगेंगे जो स्टेट हैं कि हम बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे केंद्र से, और ये भी एकात्मक के तरफ लक्षण बताता है। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 253 है और सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संधि कर लेती है तो वो फिर वहाँ पे अब राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। जैसे IMF से हम जाके कोई एग्रीमेंट कर लें, चाहे वर्ल्ड बैंक से कोई एग्रीमेंट कर ले, तो अब ज़रूरत जब पड़ेगी वहाँ पे लागू करने के लिए वो एग्रीमेंट को, तो वहाँ पे हम राज्य सूची पे भी कानून बना सकते हैं, क्योंकि देश की बदनामी होगी, इस वजह से ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये भी मतलब कि समझिए एकात्मक के तरफ ही है। तो इतना चीज़ मैंने बता दी आपको संविधान में संघात्मक व्यवस्था के बारे में और एकात्मक व्यवस्था के बारे में। तो ये आपने देख लिया कि संघीय व्यवस्था में संघात्मक की तरफ हमारा क्या क्या झुकाव है। संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, कठोर एवं लचीला संविधान है, हमारा शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ये चीज़ें संघीय व्यवस्था की तरफ प्रोविजन है जो दिखाती हैं। और एकात्मक की तरफ आप देखेंगे केंद्र के पक्ष में ज़्यादा शक्तियों का वितरण है, संघ एवं राज्यों के बीच में राज्यों के लिए एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, और जो इमरजेंसी प्रोविजन है जिससे हम एकात्मक हो जाते हैं। उसके संसद को राज्य का अस्तित्व खत्म करने तक का अधिकार है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, राज्यों की दुर्बलता वित्तीय स्थिति में। तो ये सब कुछ चीज़ें बताती हैं जो कि हमारे नॉन फेडरल फीचर हैं। और अब हम देखते हैं कि आखिर में फिर जो चीज़ें हैं तो हमने ऐसा क्यों फेडरल सिस्टम अपनाया है। तो ये आपको देखना इस यहाँ पे ज़रूरी होगा कि भारत अलग संघीय व्यवस्था के लिए क्यों गया। तो अब मैं बताता हूँ कि हम ऐसे फेडरल सिस्टम की तरफ क्यों गए। अब मान लीजिए कि जैसे कि जो फेडरल सिस्टम मैंने बताया कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, दोनों अपने आप में पावरफुल होती है, दोनों का अलग संविधान होता है, और जो नागरिकता होती है वो दोनों स्टेट के भी नागरिक होते हैं, लोग देश के भी नागरिक होते हैं, अलग न्यायपालिका होती है दोनों की। तो ये सब चीज़ें हैं तो आपने देख लिया, लेकिन फिर भी हमारा जो है वो सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो क्यों अलग है? तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब लोग फॉलो करें उसी को आंख बंद के फॉलो करना चाहिए। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, तो अब ग्लोबलाइजेशन है तो देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में सोसाइटी, कल्चर सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब हमें ग्लोबलाइजेशन जैसे है वो आंख बंद करके नहीं करना, जो हमारा कल्चर है उसको बचा के रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। वैसे ही जो चीज़ों की जितनी ज़रूरत होती है वही हमें लेनी चाहिए। कॉपी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कॉपी करना चाहिए, वही हमने किया है। अब मान लीजिए जैसे कि कोई पेशेंट है तो उसको, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट नहीं है तो फिर उसको नॉर्मल लाइफ जीना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई पेशेंट है, जैसे कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो वो देखेंगे कि चीनी हमेशा कम लेता है, हर एक चीज़ों में खाना खाएगा तो चीनी कम लेगा, मतलब जो भी चीज़ें वो लेगा फूड उसमें चीनी कम होगी। वही चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो अब हमारा जो था वो सिस्टम नॉर्मल नहीं, इसी वजह से हमने थोड़ा मॉडिफाई करके ये फेडरल सिस्टम अपने यहाँ लागू किया है। वही हमें देखना है इसमें कि हमने आखिर में क्यों इस तरह का फेडरल सिस्टम अपने यहाँ पे लागू किया है, जहाँ की ज़्यादातर चीज़ें एकात्मक के तरफ हमारा झुकाव है। वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। तो भारतीय समाज की प्रवृत्ति जो है वो सर्वाधिक, वो सबसे ज़्यादा विविधता वाली है। इसी वजह से हमें इस तरह का फेडरल सिस्टम अपनाना पड़ा। अब विविधता है तो अगर विविधता का आप सम्मान नहीं करते हैं तो फिर वो देश टूटने का खतरा होता है। जैसा कि आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि सेंट्रलाइज होता है फिर डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि पूरे तरह से छोटे छोटे किंगडमों में बट जाता है ये देश। आपने कितनी बार अगर एंशिएंट इंडिया और
मेडिएवल मॉडर्न का क्लास देखा होगा तो मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, वही सिस्टम है। तो वो चीज़ें हमें नहीं दोहरानी थी। और जब तक आप लोगों को शासन करने का मतलब उनके हाथ में नहीं दीजिएगा तब तक उनको देश से लगाव भी नहीं होगा। अगर विविधता का सम्मान तभी होता है मतलब जब उनको आप फ्रीडम देते हैं, और फ्रीडम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह से शासन करके नहीं दे सकती है। इसी वजह से हमने फ्रीडम भी दिया है और लगाम भी रखा है। ऐसा नहीं है कि लगाम नहीं है, फ्रीडम के साथ हमने लगाम रखा है ताकि स्टेट कभी भी सेंटर से अलग नहीं हो सकते। और विविधता का सम्मान हम कैसे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हमने शासन दिया। फर्दर आप ये भी देखेंगे कि हमने पंचायती राज्य सिस्टम बनाया, बिल्कुल ज़मीनी लेवल तक हम डेमोक्रेसी को लेके गए हैं। तो इससे होता क्या है कि लोगों का जुड़ाव होता है, और लोग जब अपने हाथ से शासन करते हैं तो फिर उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो बंधन में है किसी, वो हमेशा अपने आप को फ्रीडम महसूस करते हैं और देश से फिर लगाव होता है। तो यही विविधता का सम्मान करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है शासन कि आप अपने अनुसार चलाओ। और उसके बाद हमने पंचायती लेवल पे भी शासन 3 लेवल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने दिया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब पंचायती राज सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें हमने इसीलिए किया है ताकि लोगों को जुड़ाव हो सके। मतलब संघीय तो हम हैं लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि झुकाव जो है हमारा यूनिटरी की तरफ है। यूनिटरी की तरफ इसीलिए है क्योंकि देश ये फिर से टूटे ना, जैसा कि आप बार बार देखें कि डिसेंट्रलाइज बार बार होता है सिस्टम, इसलिए हमने ये सिस्टम को अपनाया। और दूसरा है कि सबकी आवाज़ केंद्र नहीं समझ सकता, इसलिए भी हमने ये सिस्टम लागू किया है। मतलब इस तरह का सिस्टम जो फेडरल सिस्टम है हमारा, फेडरल सिस्टम इसलिए दिया जाता है ताकि सबकी आवाज़ जो है, अब एक केंद्र सरकार किसकी किसकी आवाज़ सुनेगी। अब नॉर्थ में देखिएगा, साउथ में देखिएगा, या फिर ईस्ट वेस्ट, तो काफ़ी कंट्री बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा कंट्री है। तो ये समझिए कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आवाज़ सबका नहीं सुन सकते, और वहाँ से आप पॉलिसी बना के एक जैसा, अब जो नॉर्थ के लोगों को देखिएगा तो उनका जो नीड है वो अलग है, साउथ के लोगों का नीड अलग है, और जो आप देखिएगा हमारे पूर्वी जो स्टेट हैं उनका नीड अलग है, और सबका नीड अलग है। और एक जैसा आप पॉलिसी बना के अगर सबको देते हैं तो फिर उनको उस पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आप देखिएगा कि नॉर्थ में आप देखिएगा कि जो नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन साउथ में आप देखेंगे तो कम नदियाँ है। अब एक जैसा आप पॉलिसी बनाते हैं अगर मान लीजिए इरिगेशन का और पानी सभी जगह पहुंचाने का, तो नॉर्थ में उतना ज़रूरत नहीं है, यहाँ बारिश भी अच्छी खासी होती है। लेकिन साउथ में आपको नहरों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको मतलब पानी जो दक्कन का पठार है तो उन सब में पानी पहुँचाने के लिए आपको ज़्यादातर पॉलिसी चाहिए। तो अब एक जैसी पॉलिसी होगी तो नहीं हो पाएगा। और जैसा कि हमने इस सिस्टम को बनाया है फेडरल सिस्टम इस तरह का, तो इससे होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको पता है कि हमारे स्टेट में क्या ज़रूरत है। फिर जान मान लीजिए यूपी को पता है कि हमारे स्टेट में क्या ज़रूरत है, कर्नाटक को पता है कि हमारे स्टेट में क्या ज़रूरत है, केरला को पता है हमारे स्टेट में क्या ज़रूरत है। तो वो लोग अपने अनुसार चीज़ें कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बस उसमें मदद कर दे। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी आप देखेंगे अलग से भी चलती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मदद करती है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है, सबकी आवाज़ एक जो है वो केंद्र नहीं सुन सकता। इसीलिए हमने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया है। तो पंचायती राज सिस्टम हमने इसीलिए बनाया था कि लोगों को मतलब फैसला लेने का जो भी है वो दरवाजे तक आ सके। तो अब पंचायती राज सिस्टम में आप देखेंगे कि जो मुखिया होते हैं उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मुखिया को डायरेक्टली चुन सकते हैं, चुनेंगे तो फिर उनसे डायरेक्टली जो भी काम होता है वो करा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं तो वो पंचायती राज सिस्टम में आएंगी। और अगला जो है कि ज़रूरत के अनुसार काम सभी जगह, अब ज़रूरत के अनुसार काम हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जैसी स्कीम सब जगह लगेगी। जो मैंने ऊपर बात बताया वही चीज़ें हैं इसमें कि जिस स्टेट को या फिर जिस एरिया में जिस तरह की ज़रूरत होगी उसी तरह का काम होगा। ऐसा नहीं है कि अलग तरह का काम होगा। हर एक स्टेट अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करती हैं। जिस स्टेट में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लोग करते हैं, आपको पता है। तो इससे ये भी फ़ायदा हो जाता है। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती तो वो एक जैसा ही काम पूरे देश में कर देती, जो कि सही नहीं है। अब मान लीजिए कि हिंदी भाषा वाले क्षेत्र में अलग काम है, जो साउथ वाले हमारे भाई बहन हैं वहाँ पे अलग तरीके का काम है, अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर एक चीज़ें अलग तरह की चाहिए। तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अलग काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो देश लेवल पे काम करती है। इस वजह से भी हमने ये सिस्टम अपनाया है। और अगला जो कारण है, राज्य शामिल नहीं होना चाहते थे भारत संघ में, तो इसलिए देखेंगे कि 500 से भी ज़्यादा प्रोविंस थे और उनको फिर एग्रीमेंट साइन करा के फिर उनको कैसे भी भारत संघ में शामिल किया गया। तो अब शामिल करने के लिए फिर उनको लालच देना था और लालच देना था, तो इस वजह से हमने ये जो फेडरल सिस्टम है ये बताया कि आप लोग इसमें शामिल होंगे तो आप अपने एरिया में राज कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो अपने एरिया में तो मान लीजिए राजा ही है, तो उसी तरह हमने फिर उनको ये लालच दिया कि आप बस संघ में शामिल हो जाओ, लेकिन आपका जो शासन है, आपका जो क्षेत्र है वही रहेगा, आप वहाँ पे शासन कर सकते हैं। इसलिए ये लालच दे के फिर शामिल किया गया। अब लालच दिया, अब मान लीजिए कि ये नहीं बोला जाता कि संघ नहीं बनाया जाएगा, एक बस सेंट्रल
गवर्नमेंट ही रहेगी, तो वो लोग शामिल नहीं होते क्योंकि उनकी जितनी भी एंटिटी है वो खत्म हो जाती बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि वो राजा थे और राजा से फिर आम लोगों जैसा हो जाते। इस वजह से उनको लालच दिया गया कि आप संघ में शामिल होइए, आप वहाँ उस क्षेत्र में शासन कर सकते हैं जहाँ पे आप करना चाहते हैं, और ये लालच देके फिर इनको संघ में शामिल किया गया। और अगला जो है, लोगों को आज़ादी देना चाहते थे, ब्रिटिश नहीं दिए थे। अब ब्रिटिश जो थे तो वो आज़ादी, पता है कि आपको आज़ादी तो समझिए कि बहुत पहले से ही नहीं मिली है लोगों को। पहले तो डेमोक्रेसी ये सब चीज़ें थी ही नहीं, राजा जो चाहता था वो होता था। कभी भी किसी को उठा लो, किसी को मरवा दो, किसी को कोई सज़ा दे दो, कोई चोरी किया है तो उसका हाथ कटवा दो, पैर कटवा दो, पत्थर मरवा दो, इस तरह का सज़ा दिया जाता था। और फिर आप वो समझिए कि सज़ा भी एक तरह से नहीं दिया जाता था। दो लोगों ने चोरी की है तो दोनों को चोरी में अलग अलग सज़ा दी जाएगी। अगर वो नीचे कास्ट का है तो उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, ऊंचले कास्ट का है तो उसको कम सज़ा दी जाएगी, या फिर सज़ा दी ही नहीं जाएगी। तो बहुत मतलब कम ही आज़ादी थी। और जब ब्रिटिश आते हैं तब तो समझिए कि आज़ादी बिल्कुल छीन जाती है। आप ना पेपर निकाल सकते हैं, ना बोल सकते हैं कुछ भी। काले पानी की सज़ा अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। तरह तरह के मतलब लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। भूखे 30-30 लाख लोग देखेंगे भूख से मर जाते थे, खाना नहीं मिलता था। एक महीना तक ऐसे तरफ तरफ के एक जगह पे आप सोए हैं, खाना नहीं मिल रहा, आपको चील कौवे खा रहे हैं, लेकिन आप जिंदा हैं, उस तरह से मृत्यु होती थी। तो बहुत मतलब कम आज़ादी थी और बहुत बुरी हालत थी। तो इस वजह से फिर हम आज़ादी देना चाहते थे। तो ये आज़ादी देने का ही काम है। डेमोक्रेसी है तो सेंट्रल लेवल पे भी हम डेमोक्रेसी के तहत ही चुनते हैं लोकसभा चुनाव में। फिर स्टेट लेवल पे जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें, स्टेट असेंबली के चुनाव में आप लोग चुनते हैं। फिर फर्दर हमने उससे भी नीचे ले गए हम लोग शासन को, पंचायती लेवल पे ले गए और फिर आप लोग वहाँ पे भी चुनते हैं। तो ये आज़ादी देना ही हुआ। अब आज़ादी देना हुआ मतलब जैसे कि अगर आपके स्वतंत्रता का कोई हनन करता है तो आप उसको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो फिर वो अगले बार हार जाएगा। तो ये आज़ादी देना ही हुआ कि आप अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो इतना चीज़ें थी, इस वजह से हमने फिर इस तरह का फेडरल सिस्टम अपनाया। हमने अपने ज़रूरत के अनुसार अपनाया है ताकि हमारा देश जो है वो काफ़ी बार मतलब टूटा है। अब अमेरिका है तो वो 300 साल पहले आज़ाद हो चुका, और काफ़ी वहाँ पे देखेंगे कि शिक्षित लोग हैं, मीडिया भी बहुत आगे है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये सब सिस्टम है। इस वजह से फिर उन्होंने उस तरह का अपना जो सिस्टम है बनाया है। अगर हम अपने देश में दोहरी नागरिकता देते हैं तो फिर उनको सेपरेशन की जो टेंडेंसी है वो आने लगती है स्टेट गवर्नमेंट को, और लोगों को भी आने लगती है। इस वजह से हमने ये सब चीज़ें नहीं किया है। और ये भी समझ लीजिए जो कि फेडरल है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, हमने को फेडरल लिखा नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट लेकिन बोल चुका है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये हमारे संविधान में है और ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम दोनों का फायदा उठा लेते हैं। फेडरल भी नहीं लिखा है और समझिए कि और ज़्यादातर जो प्रोविजन है वो एकात्मक की तरह है, तो ये आपको फायदा हो जाता है। तो इतने वजह से हमने फिर ये फेडरल सिस्टम अपनाया है इस तरह का। तो ये आपने समझ लिया, ये फेडरल यूनिटरी